हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लेकर आ गए हैं आज यूके पीएससी एएसओ और यूके ट्रिपल एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए न्यू टॉपिक, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप। और आज ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे जितना भी हो सकेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इसके नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम रेंज पढ़ने वाले हैं, क्वार्टाइल्स पढ़ने वाले हैं, क्विंटाइल्स पढ़ने वाले हैं, डिसाइल्स, परसेंटाइल, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो में। साथ ही साथ जिन भी एग्जाम्स में ये स्टैट्स आती है उन सब के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि जो मेरी सीरीज इस चैनल पर चल रही है वो भी आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, उनसे नोट्स बना रहे होंगे और बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है यूके पीएससी एएसओ के लिए और यूके ट्रिपल एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत ही डीपली और डिटेल्ड मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उसके जरिए, तो आपको ये बहुत ही आगे अच्छा बेनिफिट देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस अमंग वेरियस इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अ सीरीज। किसी सीरीज के जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इसी को दर्शाता है क्या? डिस्पर्सन। जो वैल्यूज होती हैं आपकी, बहुत सारी वैल्यूज हैं, सपोज ये वैल्यूज है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इनको ही दर्शाता है कौन? डिस्पर्सन। कैसे? इन्होंने एक बात और बोली, एवरेजेस इंडिविजुअल वैल्यूज, उसकी जो डिस्टेंस है उसे दिखाता है क्या? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये डिस्टेंस कम है तो माना जाता है कि बिखराव की मात्रा क्या है? कम है, और इसलिए वेरिएबिलिटी जो होगी वो लेस होगी। याद रखना, डिस्टेंस कम है, अगर वैल्यूज के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो बिखराव की मात्रा उससे कम हो जाती है और वेरिएबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन अगर डिस्टेंस अधिक होती है तो बिखराव की मात्रा अधिक हो जाती है और वेरिएबिलिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखना, कम होने पर क्या होता है और अधिक होने पर क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके और भी बहुत सारे नेम है डिस्पर्सन के। क्या क्या है? स्प्रेड, स्कैटर, वेरिएशन। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, इसके नाम है। हिंदी में प्रसार, बिखराव और विचरण। आ जाते हैं एएल बोले ने इसके बारे में क्या डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा, डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ इट्स आइटम्स। साथ ही साथ कॉर्नर ने इसके बारे में क्या बोला? डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। तो ये आप डेफिनेशंस याद कर लेंगे। जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछ ली जाती हैं कि इन्होंने किसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये याद करने वाली चीजें होती हैं और आपको याद करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है? मेथड्स ऑफ लिमिट्स के उसमें है। और दूसरा जो मीनिंग है इसका, सेकंड मीनिंग इसका एवरेज और डेविएशंस के मीनिंग में है। कैसे है? फर्स्ट मीनिंग का क्या मतलब है? हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो है मेथड्स ऑफ लिमिट्स। और एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ सीरीज, ये होता है आपका एवरेज ऑफ डेविएशन। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है। इसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं? इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स। अगर सेम यूनिट है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को हम किस में मेजर करते हैं? रुपीज में ही करते हैं। तो इस तरह के जो मेजर होते हैं वो क्या होता है? एब्सोल्यूट। अगर किसी की हाइट देखनी है किसी की भी, तो हम क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी की सेंटीमीटर में, किसी की इंचेस में। तो जब हम सेम यूनिट यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर। लेकिन जब डिफरेंट यूनिट्स हो तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो याद रखेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंस में। क्या इसकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है? कह रहे हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज। सीरीज का जो कंपोजिशन होता है अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या होता है? आपको क्या चाहिए? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। टू जज द रियलेबिलिटी ऑफ एन एवरेज। किसी भी एवरेज की अगर वास्तविकता आपको देखनी है, उसका रिलायबल देखना है कि वो कितना रिलायबल है, सही है कि नहीं है, तो उसके लिए भी आप डिस्पर्शन का यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी। अगर आपको बिखराव को, प्रसार को कम करना है, उसमें भी ये सहायता करता है। टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के आधार पर दो या दो से ज्यादा सीरीज को भी क्या करा जा सकता है? कंपैरिजन किया जा सकता है। टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। इससे क्या होता है? ये अदर जो स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं उन्हें भी क्या करता है? उनके यूज को भी फैसिलिटेट करता है। बात करते हैं मेथड्स ऑफ लिमिट्स की। क्या क्या मेथड्स होते हैं लिमिट्स के? फर्स्ट मीनिंग मैंने इसका यही बताया आपको, मेथड्स ऑफ लिमिट्स। सेकंड मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है? सेकंड मीनिंग मैंने आपको बताया है इसका
एवरेज ऑफ डेविएशंस। तो एवरेज ऑफ डेविएशंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मेथड्स ऑफ लिमिट्स पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं आपकी, रेंज हो गया, क्वार्टाइल रेंज हो गया जिसको हम डेविएशन भी बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, क्विंटाइल रेंज हो गया, डिसाइल रेंज हो गया, परसेंटाइल हो गया और इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। तो एक एक करके इनको समझेंगे, देखेंगे इनका क्या कंसेप्ट है, और जो जरूरी हो गया उन्हें मैं डिटेल में करवा रही हूँ, और जो जरूरी इतने नहीं है, जो केवल क्वार्टाइल से समझ में आ जाएंगे, उनके मैं फॉर्मूलाज बता दूंगी और वो आप फिर दोबारा अपने आप से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आती बात करते हैं रेंज की सबसे पहले। तो रेंज सबसे इजीएस्ट इसमें मेथड होता है। क्या होता है इसमें, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसी सीरीज की और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है सीरीज की, उसके डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है, इससे पिछली बार जो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो इस तरह से पूछा था कि कौन सा वो एवरेज है जिसका एक्सट्रीम वैल्यूज का जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन दिए थे क्वार्टाइल, डेविएशन, रेंज और एक्सेट्रा। तो उसका आंसर होना चाहिए रेंज। लेकिन बच्चों ने वहां भी बहुत गड़बड़ करी है। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है भाई? जो इसकी वैल्यू है वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू से ही निकलती है। तो इसलिए इसका हाई वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या बताया इसके बारे में? इजीएस्ट मेथड है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सीरीज। यही मैंने आपको बताया। अगर डिफरेंस कम है तो उसको बोला जाएगा रेगुलर और फिक्स्ड सीरीज, और अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा इरेगुलर। तो ये याद रखना, अगर इनके बीच में सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में क्या है, डिफरेंस कम है, तो वो रेगुलर या फिक्स्ड सीरीज कहलाएगा, और अगर हाई है तो इरेगुलर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। R इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट वैल्यू, और एस क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ आर कैसे निकलता है? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो ये क्वेश्चन है आपका पहला, सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज का। तो रेंज निकालनी है और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ये आपको दी गई है सीरीज 145, 367, ये पूरी आपको सीरीज दी है। तो हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से सबसे छोटी वैल्यू निकाली दैट इज एस, और सबसे बड़ी वैल्यू निकाली दैट इज एल। फॉर्मूला में पुट करा आर इज इक्वल टू एल माइनस एस, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया। आर भी निकाल दिया इसका और कॉफिशिएंट ऑफ आर भी निकाल दिया। तो ये तो बात हुई इंडिविजुअल सीरीज की। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में बच्चों फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मत देखना, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। जब इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं तो केवल आपको एक्स से मतलब होता है, एफ से मतलब नहीं होता, एक्स से मतलब होता है। तो वैल्यू ऑफ आइटम से आप देखेंगे एल क्या है और एस क्या है। आपने निकाल दिया, एल हो गया आपका 15 और एस हो गया आपका 5। दोबारा से आपने वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला, है आपका आंसर आ गया इसमें। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसमें इतना ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज में फिर पूछा गया आपसे कि इसका आर क्या है और कॉफिशिएंट ऑफ आर क्या है। तो देखो, जब भी मैंने आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ, जब भी सीरीज इस तरह से दी जाए तो उसको क्या किया जाता है, सही किया जाता है। तो सही करना सीरीज को, ये आपको बार बार नहीं बताऊंगी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सीरीज दी गई है तो आपको कैसे उसको सही करना है। तो पहले सबसे पहले सीरीज सही होती है और सीरीज की फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगी इस वाले क्वेश्चन में। तो आपको वैसे भी फ्रीक्वेंसी से मतलब इसमें है नहीं, तो आपने निकाल दिया 0.5 से 10.5, ये सब निकाल दिया। इसमें आपने एस लिया, एल लिया, और फिर आपने आर निकाला एल माइनस एस करके, और कॉफिशिएंट ऑफ आर निकाला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस करके। देख लेंगे इसके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं भाई रेंज के? ये इजी होता है मेजर करने में, देख ही लिया आपने कितना आसान है। एल लो, एस लो और निकाल दो आंसर। क्लैरिफिकेशन ऑफ रेंज, रेंज का पता चल जाता है। यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको करना है तो उसके लिए ये यूजफुल होता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। देखा, ये आपने एल और एस से इफेक्ट पड़ा और किसी से नहीं। वाइड फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ली जाती है और सबसे छोटी। अनसाइंटिफिक मेजर, कोई साइंटिफिक मेजर नहीं है ये साइंटिफिक मेजर नहीं माना जाता। अब देख लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ में अगर कोई कंसेप्ट नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं उस टॉपिक को दोबारा से कवर करवा दूंगी, कोई वो नहीं है, और डिटेल बता दूंगी। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज देख लेते हैं क्या है। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है इसका, आई क्यू आर इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। कैसे निकलेगा अभी मैं आगे क्वार्टाइल्स जब करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी, बस आप इसका फॉर्मूला याद रखना। इसके एडवांटेजेस देख लो बच्चों। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिपेंड नहीं होता है किसी भी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पर, और ये कैलकुलेट करने में क्या होता है, इजी रहता है। ये आपके इसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ, ये सारी वैल्यूज को ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इससे अलजेब्रिक एनालिसिस भी पॉसिबल नहीं हो पाता, अनसर्टेन होता है, और सीरीज की शेप भी इससे नहीं पता चल पाती।
अब देखो बच्चों आगे क्या होता है इसमें। अब ये क्वार्टाइल्स क्विंटाइल कैसे इसको हम मेजर करते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इजी तरीके से। तो ध्यान रखना, क्वार्टाइल को बोलते हैं हिंदी में चतुर्थक, क्विंटाइल हो गया आपका पंचमक, ऑक्टाइल हो गया अष्टमक, डिसाइल हो गया दशमक, परसेंटाइल हो गया आपका शतमक। डिसाइल और परसेंटाइल स्पेशल मेंशन भी करा गया है आपके सिलेबस में, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन कैसे होती है वो पता होना चाहिए। चतुर्थक को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, पंचमक को क्विंटाइल को करते हैं क्यू एन से, ऑक्टाइल को ओ से, डिसाइल को डी से और परसेंटाइल को पी से। तो देखो कोई भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं इसके फॉर्मूलाज आपको बताती हूँ कैसे आप करोगे। देखो क्वार्टाइल क्या है, चतुर्थक, 4 नीचे आ जाएगा, पंचमक क्विंटाइल में 5 नीचे, ऑक्टाइल में 8 नीचे, डिसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो आप इस तरह से करके निकाल लोगे, कुछ भी निकालना है टीएच आइटम करके ना, या आप निकाल लेते हो। लेकिन अगर आपको यही आप इंडिविजुअल सीरीज में भी निकाल लोगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस में निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। सपोज आपको निकालना है O7 यानी कि ऑक्टाइल 7, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको स्मॉल O7 लिखोगे और फॉर्मूला लगाओगे आप 7n/8 आइटम, ठीक है, +1 आप इसमें से हटा दोगे और फिर जब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी तब आप कैपिटल O7 का फॉर्मूला लगाओगे, कैसे L1 + L2 - L1/F O7 - C। कुछ याद आया कैसा हो रहा है ये फॉर्मूला? मीडियन करवाया था मैंने आपको ना, सेम टू सेम वही है, वही चीज है, बिल्कुल वही चीज इंडिविजुअल में, वही चीज डिस्क्रीट सीरीज में और वही चीज कंटिन्यूअस सीरीज में। तो भाई करवाने की जरूरत है फिर डिसाइल और परसेंटाइल के क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर होगी तो बता देना, मैं करवा दूंगी इसके भी 2-4 क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से बिल्कुल बस फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। ध्यान रखना कि अपॉन में आपका क्या आता है। मैंने आपको बोला O7, तो मैंने आपको बता दिया O7 ऐसे निकालोगे। अच्छा 1-2 चीजें और बता देती हूँ मैं आपको। सपोज देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है 3n+1/4, फोर्थ क्विंटाइल निकालना है 4n+1 5, सिक्स ऑक्टाइल निकालना है 6n+1 8, 8 डिसाइल निकालना है 8n+1 10, 95th परसेंटाइल निकालना है 95n+1/100। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा अगर यही 95 परसेंटाइल आपका सपोज आपको निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 95n/100 आइटम, ठीक है ना। और अगर आपको उसमें फिर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन आप देख लो, मैं करवा देती हूँ इसके क्वेश्चन, फिर आप आगे उसमें देख लेना। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है भाई बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशन इसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन, वही ऊपर मैंने जो बताया आपको, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है उसको अगर हाफ कर दो तो आपका बन जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। ये बन गया आपका Q3 - Q1/2। आ जाओ आगे, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है तो फॉर्मूला हो गया Q3 - Q1/Q3 + Q1। अब इसके एडवांटेजेस पे आ जाओ भाई। एडवांटेजेस क्या होता है इसके, इजी टू कैलकुलेट होता है, लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, डिस्पर्सन ऑफ मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट का क्या हो जाता है अपकिरण पता चल जाता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसकी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, नॉट डिपेंड, इनकम्प्लीट तो हो ही गई ना क्योंकि Q3 और Q1 की वैल्यू है बस, बाकी तो पूछ नहीं रहे इसमें। नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं है। सेंसिटिव फॉर सैम्पलिंग वेरिएशन, सैम्पलिंग वेरिएशन में ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। लिमिटेड यूज होता है इसका, इसका एल्जेब्रिक एनालिसिस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों एक, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, QD निकालना है, C ऑफ QD और D9 मैं निकाल के दिखाऊंगी इसमें आपको। मंथ दिए हैं ये आपको और ये आपको दी है इनकम। तो जैसे कि मीडियन में होता था वैसे ही इसमें होगा कि इसको पहले किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिसमें भी आपको लगाना है उसमें आप लगाएंगे, ठीक है। इसमें पहले से ही असेंडिंग में, इसलिए दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो Qn निकाल दिया आपने, Q1 निकाल दिया कैसे करके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है QD का, Q3 - Q1/2। तो इसलिए हमने क्या निकालेंगे, पहले Q1 निकालेंगे फिर Q3 निकालेंगे। निकाल दिया भाई बच्चों, ये फॉर्मूला है n+1/4 आइटम, n हो गया आपका 12, जितने ये आइटम्स होते हैं आपको पता है वो लिखते हैं, 12 + 1/4 आइटम, ये आ गया आपका 3.25। देखो अगर आपका 3.5 आता तो फॉर्मूला हो जाता आगे थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये ऐसा ना आके कैसा आया है, ये आया है 3.25। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कैसे, थर्ड आइटम प्लस 0.25, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। अगर 3.75 होता या सपोज 7.75 होता तो फॉर्मूला लग जाता 7th आइटम प्लस 0.75, 8 आइटम माइनस 7 आइटम। समझ गए,
तो ये थर्ड आइटम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। 3.25 आइटम का थर्ड आइटम प्लस 0.25 फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। थर्ड आइटम देख लिया सीरीज में कौन सा है भाई, 140 दिख रहा होगा सबको, ये लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया। फिर उसके बाद 0.25 आ गया ऊपर से। फिर उसके बाद फोर्थ आइटम कौन सा आपका, ये है 141 लिया माइनस 140, और ये कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल दिया। तो ये आ गया आपका Q1। Q1 के बाद हम निकालेंगे Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगेगा 3n+1 बाई फोर्थ आइटम। अब भाई दोबारा निकालने की जरूरत तो नहीं है, हमने n+1 बाई 4 तो पहले ही निकाल दिया था। यहाँ पे जो आंसर आया था उसे ही हम रख देंगे वैल्यू में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे QD में फॉर्मूला पुट करा, लिख दिया, कॉफिशिएंट ऑफ QD लिख दिया। अब D9 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, 9n+1, इसे देखना भाई, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि मैंने कुछ आंसर गलत लिखा हुआ। n+1 बाई 4, एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे आएगा 3.25 आइटम। फिर इसे ये देखेंगे, इसको कैलकुलेट करके फिर उसके बाद फॉर्मूला लगेगा आगे, ठीक है। ये आपका QD का फॉर्मूला लग गया, और ये कॉफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला लग गया। अब आ जाओ D9 पर। D9 पे फॉर्मूला लगा 9n+1 बाई 10th आइटम, ये हो गया आपका, सारी वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया आपका। तो D9 आपका इस तरह निकल जाएगा। ये Q3 कैलकुलेट करके निकाल लेना, इतना ही आएगा जितना मैंने निकाला है ना, जो आंसर आया है। आंसर सही है इसका, बस ये यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है। अब आ जाओ इसकी डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज में सबको पता है मीडियन वाले में क्या होता था भाई बच्चों, CF निकालना होता था। CF निकाल दिया हमने, ये हो गया आपका सारा। ये आ गया आपका X, ये आ गया F, F से निकल गया आपका CF। निकालना मैंने सब बताया हुआ है, इसलिए मैं कैलकुलेशन अच्छे से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। Q1 आ गया आपका फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1 बाई फोर्थ आइटम, ये रख दिया आपने। ये आ गया 88/4 आइटम, 22 आइटम। किस में आएगा भाई, 20 में तो पड़ेगा नहीं, 38 में पड़ेगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। बताया था ना, उसके सामने वाला होता है आंसर। तो ये Q1 हो गया आपका 9। इसी तरह आपका Q3 निकाला, साइज ऑफ 3n+1 बाई फोर्थ आइटम 3, ये आपका कैलकुलेशन करके वही आया होगा। आपका आ गया 66 आइटम, किस में पड़ेगा, 27 में पड़ेगा, ठीक है ना। 27 आ गया, फॉर्मूला लगाया QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 करके, और जिस तरह से ये फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। अब आ जाओ मेन कंटिन्यूस सीरीज पर। ये रही आपकी कंटिन्यूस सीरीज। भाई बच्चों वैसे ही CF निकलेगा जैसे निकलता आ रहा है, निकाल दिया CF आपने। Q1 निकाला। अब इसमें क्या होता है, डबल फॉर्मूला लगता है, जैसे मीडियन में लगता था ना पहले, स्मॉल m का फिर कैपिटल M का। सेम यही चक्कर है, डिसाइल में भी, ऑक्टाइल में भी, परसेंटाइल में भी सेम यही प्रोसीजर है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस किसी में नीचे 4 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 100, बस इतना डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। Q1 हो गया आपका n/4 आइटम, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, 109/4 आइटम। तो ये आपकी क्लास बन गई 112 से 116। देखो ये आंसर आया है आपका 27.25। यहाँ देख लेंगे CF में कहाँ है, 6 में तो है नहीं, 16 में भी नहीं है, 34 में है। तो ये आ गई आपकी क्लास। फॉर्मूला लगा दिया, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/F Q1 माइनस C, कैलकुलेशन करके ये आ गया आपका। इसी तरह से Q3 का लगाया जब फॉर्मूला, तो ये आ गया आपका, क्लास आ गई 124 से 128। देख लेते हैं भाई, ये वाली क्लास आ गई आपकी, है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका Q3 का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, ये लग गया पूरा उसकी क्लास देखकर, और ये आ गया आपका QD का फॉर्मूला, ठीक है। और ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ QD, और ये हो गया आपका परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला, P90 माइनस P10। कैसे निकाल लेंगे, वही 90n+1/100 करके, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपका जो ये वाला सारा पोर्शन कंप्लीट होता है, क्वार्टाइल क्विंटाइल्स वगैरह का सारा ये जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे देखेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपके उसमें है, सिलेबस में है। सिलेबस देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं भाई सिलेबस में। ये देख लो बच्चों क्या क्या हो चुका है, ये सारा हो चुका है आपका। ये करवा दिया है, ये करवा दिया है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल्स हो गया, डिसाइल परसेंटाइल हो गया, रेंज हो गया आपका, क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गया आपका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये सब आपका हो गया है। मतलब देखो जल्दी जल्दी में ये आपका लगभग आधा सिलेबस अब होने वाला है। अब इसके बाद मैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन करवाऊंगी, ये सब करवा दूंगी आपको।
जल्दी जल्दी से हम इसको क्या करेंगे, 50 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था आपका ASO का सिलेबस, और इसी तरह से आपका जो UK SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस चल रहा है उसमें भी ये काम कर रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।